हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लेक्चर में हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। हम पहले इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रेवेन्यू का, इसका मतलब क्या है या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा हम फोकस करेंगे इस चीज़ पे कि क्या इसके कुछ टाइप्स होते हैं, क्या इसके डिफरेंट टाइप्स है, तो वो टाइप्स हम समझने की कोशिश करेंगे। और फाइनल जो हमारा यहाँ पे फोकस होगा वो इस चीज़ पे होगा कि एक इकोनॉमिक्स में हम कर्व्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम ये भी देखने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू अब हमारे पास होते हैं तो उनकी कर्व्स कैसी होती है, तो वो सब कर्व्स ग्राफ में जब हम डालते हैं उनको तो वो कैसी दिखती हैं। ऑल दोज थिंग्स वी विल बी स्टडिंग इन दिस लेक्चर। तो हम शुरू करेंगे इस बात से कि देखिए रेवेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हम कम से कम दो जगहों पे डिस्कस करते हैं इन इकोनॉमिक्स। एक है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद ए फर्म और ए कंपनी और ए प्रोड्यूसर, और दूसरा है रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद गवर्नमेंट। ओके, तो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट दो जगहों पे हम स्टडी करते हैं। इट इज़ रिलेटेड विद टू इंस्टीट्यूशंस, एक तो है फर्म का इंस्टीट्यूशन और दूसरा है गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन। तो जैसा कि हम अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो हमारा अभी फोकस है रेवेन्यू ऑफ ए फर्म। तो हमारा जो डिस्कशन है इट इज़ रिलेटेड विद रेवेन्यू ऑफ ए फर्म और ए कंपनी और ए प्रोड्यूसर और ए सेलर। तो उस पे हमारा जो है फोकस है आज। रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो आगे जाके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर जो इंडियन इकॉनमी आपने स्टडी करनी है या पब्लिक इकोनॉमिक्स आप स्टडी करते हैं वो सब चीज़ें हम वहाँ स्टडी करेंगे। सो वी विल बी डिस्कसिंग रेवेन्यू ऑफ ए फर्म। तो हम अभी इसको डायरेक्टली डिफाइन नहीं करेंगे बल्कि हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से, दो एग्जाम्पल्स के ज़रिए से रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को डिस्कस समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है इस गर्ज से कि वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल करें और उससे उसको पैसे हासिल हो जाएं। तो एक किस्म का इनकम उसको हासिल हो जाता है, पैसा हासिल हो जाता है जब एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम ये तस्वुर करते हैं कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर जो बेचता है इसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है और ये 10 रुपी प्राइस यूनिफॉर्म है, यानी कि आप क्वांटिटी कितनी भी बेचेंगे दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द प्राइस, प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा। और हम ये सब चीज़ें देखते रहते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका एक यूनिफॉर्म एक कॉन्स्टेंट प्राइस होता है। तो पहले हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट जो हमारा कॉलम है यहाँ पे प्राइस दिया गया है और नेक्स्ट कॉलम में क्वांटिटी दी गई है। अभी अगर ये प्रोड्यूसर 10 रुपया प्राइस है लेकिन ये कुछ नहीं बेच रहा है तो दैट मीन्स ही इज नॉट गोइंग टू गेट एनी मनी। तो इसी तरह अगर ये 1 यूनिट बेच रहा है तो 10 रुपी एक का प्राइस है तो इसको 10 रुपीज़ मिलेंगे। अगर ये 2 यूनिट्स बेच रहा है तो दैट मीन्स के एक का प्राइस 10 है तो 2 बेच रहा है तो 20 रुपीज़ इसको मिलेंगे। तो इसी तरह इसका वो अमाउंट जो इसको हासिल होगा मार्केट से अपना प्रोडक्ट बेच के वो बढ़ता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि ये कितनी क्वांटिटी अब मार्केट में बेच रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राइट जो हमारा कॉलम है जहाँ पे वो अमाउंट दिया गया है जो एक प्रोड्यूसर को हासिल होगा, राइट। तो ये अमाउंट इसी को हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि जो पैसा अपना प्रोडक्ट बेच के एक प्रोड्यूसर को, एक सेलर को, एक कंपनी को, एक फर्म को मिलता है उसको हम कहते हैं रेवेन्यू। और इन जनरल अगर हम देखेंगे कि इसकी फॉर्मूला क्या है, जैसे कि नीचे दी गई है फॉर्मूला, रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस फॉर एग्जांपल अगर ये 10 रुपीज़ तो प्राइस है, अगर अभी ये 10 यूनिट्स बेच रहा है यानी कि P इज 10, Q इज ऑल्सो 10, देन ऑब्वियसली द टोटल रेवेन्यू दैट ही विल गेट विल बी 100 रुपीज़। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से हम समझ रहे हैं कि रेवेन्यू का मतलब क्या है। अब हम दूसरे एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जो हमारा प्राइस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है, यानी कि इट चेंजेस विद क्वांटिटी। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड स्टडी किया है, आपने वहां पर देखा कि अगर कम प्राइस होगा तो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी किसी चीज़ की खरीदेगा। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसमें जो क्वांटिटी है वो पुरानी एग्जाम्पल के मुताबिक है, लेकिन जो प्राइस है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 20 रुपीज़ प्राइस है, कोई क्वांटिटी नहीं खरीदी जाती है, तो एक प्रोड्यूसर को कुछ रेवेन्यू नहीं मिलेगा, पैसा कुछ नहीं मिलेगा। अगर 18 रुपीज़ अब प्राइस हो गया, 20 से नीचे आ गया बाई 2 यूनिट्स, तो 1 यूनिट वहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी डिमांडेड है तो 8 महीनस की उसको 18 रुपीज़ मिलेंगे। तो इसी तरह अगर 16 रुपीज़ प्राइस है, 2 यूनिट्स उसके खरीदे जा रहे हैं तो 32 रुपीज़ उसको मिलेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल 2 रुपीज़ वो प्राइस पे आ रहा है, जो लास्ट बट वन हमारा यहाँ पे रो है, तो आप देख सकते हैं कि 9 यूनिट्स की डिमांड बन रही है, तो टोटल जो उसको पैसा मिलेगा इट विल बी 18 रुपीज़। सो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 18 रुपीज़। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला वही रहेगी कि रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। इस एग्जाम्पल और लास्ट वाली एग्जाम्पल में डिफरेंस बस इतना है कि वहाँ पे हम प्राइस कॉन्स्टेंट रखते थे, लेकिन यहाँ पे हम प्राइस जो है वो चेंज कर रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट नहीं रह रहा है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी किया है इस चीज़ को। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम रेवेन्यू को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब रेवेन्यू का मतलब क्या है? रेवेन्यू का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए प्रोड्यूसर रिसीव्स इन एक्सचेंज फॉर द सेल प्रोसीड्स इज नोन एज रेवेन्यू। यानी कि वो अमाउंट जो एक प्रोड्यूसर हासिल करता है, जो उसको मिलते हैं जब वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, जब वो सेल करता है, तो उस चीज़ को हम रेवेन्यू कहते हैं। तो इस तरीके से हम रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अब जो है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या इसको डिफाइन कर रहे हैं। और इस रेवेन्यू हम इस तरीके से भी इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इट इज़ रेवेन्यू इज़ मनी ब्रॉट इनटू ए कंपनी बाय इट इज़ बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ एक फर्म की होती है, कंपनी की होती है, इसकी वजह से जो पैसा मिलता है इस फर्म को, तो उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। अब रेवेन्यू जो है हम मुख्तलिफ टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए टर्म सेल प्रोसीड्स ऑफ ए फर्म, टर्न ओवर भी हम इसके लिए जो है टर्म इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम टर्म जो है सेल्स स्ट्रेट अवे इस्तेमाल करते हैं। हम कहेंगे किसी कंपनी से सवाल पूछेंगे कि आपके सेल्स कितने हैं, तो वो कहेंगे फॉर एग्जांपल हमारे सेल्स जो है वो 10 लाख रुपीज़ के हैं। तो दे अंडरस्टैंड कि वी आर आस्किंग देम अबाउट देयर रेवेन्यू। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू का, डेफिनेशन है, मीनिंग है, और इसकी फॉर्मूला सिंपल है, R इज इक्वल टू P इंटू Q। P हमारा प्राइस होता है प्रोडक्ट का, और Q इज द क्वांटिटी ऑफ दैट वेरी प्रोडक्ट। अब देखिए रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो वी फाइंड कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इसके 3 टाइप्स बुनियादी तौर पर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ रेवेन्यू एक्चुअली। एक है टोटल रेवेन्यू, दूसरा है एवरेज रेवेन्यू, और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमने ये टर्म्स जो है टोटल, एवरेज, मार्जिनल, ये हमने प्रोडक्शन में भी और फिर जो यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट में भी हमने इनको डिस्कस किया हुआ है। हम इनको यहाँ पे जो है रिपीट करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है कि जब हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, हमने एक चीज़ जहन में रखनी होती है कि जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ये कॉन्स्टेंट रहता है या फिर प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है। हमने अभी पहले एग्जांपल जो दी थी, 2 एग्जांपल्स में हमने देखा कि एक में प्राइस कांस्टेंट रहता है, दूसरे में प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से जो वैल्यूज़ हैं, जाहिर सी बात है वो डिफरेंट आएंगे। इन केस ऑफ कांस्टेंट रेवेन्यू वैल्यू डिफरेंट होगा, इन केस ऑफ कांस्टेंट प्राइस वैल्यू डिफरेंट होगा, इन केस ऑफ चेंजिंग प्राइसेस वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आएंगी, और फिर कर्व्स भी कुछ उसी तरीके की बनेंगी। तो पहले हम फोकस करेंगे ऑन जब प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, तो उस पे हम पहले फोकस करेंगे। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि प्राइस 10 है, क्वांटिटी हम 0 से स्टार्ट करेंगे, तो
राइट साइड में जो हमारा रेवेन्यू अमाउंट बनता है वो टोटल रेवेन्यू है। यानी कि जो कुछ भी एक प्रोड्यूसर को मिलता है एक प्रोडक्ट बेचने से, डिफरेंट क्वांटिटीज इसकी, तो जो कुछ भी जो अमाउंट उसको मिलता है उसको हम कहेंगे टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू की जो डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, वो सेम है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी इज आवर टोटल रेवेन्यू। तो वो चीज़ हमने पहले ही डिस्कस की हुई है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमने याद रखनी है वो है अबाउट द कर्व ऑफ द टोटल रेवेन्यू। अब देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जो प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी हमारा रेवेन्यू बनता है, तो अब जितनी क्वांटिटी बढ़ रही है उतना जो है पर यूनिट हमने प्राइस अमाउंट ऐड करना होता है, तो उतना हमारा रेवेन्यू बनता है। तो यहाँ पे जो ग्रैफ बनता है टोटल रेवेन्यू के लिए, वो स्ट्रेट अपवर्ड्स एक लाइन बनती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी है, तो अकॉर्डिंगली ये ऊपर को जाती है। इट इज़ ए यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक कर्व है। इसका स्लोप जो है वो सेम रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, इसका स्लोप जो है वो चेंज नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि एट वन अमाउंट ऑफ क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की होगी, हमारा टोटल रेवेन्यू 10 है, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40, सो एंड सो फोर्थ। तो डिपेंड करता है कि प्राइस कैसा होगा, तो उसी तरीके से टोटल रेवेन्यू हमारा होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है, देयरफॉर हमारी जो रेवेन्यू कर्व है वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो लीनियर होगी, उसका जो स्लोप है वो यूनिफॉर्म रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। सो दिस इज़ आवर टोटल रेवेन्यू कर्व। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज रेवेन्यू का। अब एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी या डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, इसको हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज आवर एवरेज रेवेन्यू। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस हमारा है 10, क्वांटिटी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या है, पुरानी वाली ही एग्जांपल है। अब हम यहाँ पे एक और कॉलम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू का कॉलम। तो जब हम कुछ नहीं खरीदते हैं, 0 है टोटल, जो अमाउंट है वो 0 है, तो ये यहाँ पे इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जब हम 1 यूनिट खरीद रहे हैं, टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है 10, सो 10 डिवाइडेड बाय 1, तो 10 आ गया। अब नेक्स्ट यूनिट जब हम खरीद रहे हैं, सॉरी, जब नेक्स्ट यूनिट बेचा जा रहा है प्रोड्यूसर की तरफ से, तो उसको 20 रुपीज़ टोटल में हासिल होती है। लेकिन जो यूनिट्स उसने बेचे वो 2 है, तो 20 डिवाइड बाई 2 तो हो गया, यानी कि अगेन 10। सिमिलरली 30 डिवाइडेड बाई 3 अगेन 10। तो हम देख रहे हैं टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू, थर्ड कॉलम डिवाइडेड बाय सेकंड कॉलम, तो ये हमारा बनता है एवरेज रेवेन्यू। तो हम देख रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इज द सेम ओवर हियर। जब कांस्टेंट होगा प्राइस, तो एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है इट विल बी द सेम। आगे जाके आप परफेक्ट कंपटीशन में ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, वो चीज़ आप वहाँ पे देखेंगे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमने जहन में रखनी है वो है ग्राफ ऑफ द जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ जो है वो हॉरिजेंटल एक्सिस जो हमारी है उसके पैरेलल होता है। इसका वैल्यू 10 है, आप 1 यूनिट बेच रहे हैं, दो यूनिट्स बेच रहे हैं, 3 यूनिट्स बेच रहे हैं, लेकिन एवरेज रेवेन्यू का वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन 10। तो देयरफॉर इट इज़ ए हॉरिजेंटल लाइन। इसका स्लोप भी अगेन वो चेंज नहीं होगा, ये इट इज़ नीदर पॉजिटिवली स्लोप्ड नॉर नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। तो स्लोप जो यहाँ पे है वो 0 है, और जो ये कर्व है इट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हमारी बनती है एवरेज रेवेन्यू कर्व। तो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल रेवेन्यू का। तो मार्जिनल के बारे में हमने बार बार बताया कि मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और मार्जिनल का वैल्यू हम निकालते हैं टोटल रेवेन्यू एट ए पर्टिकुलर
लेवल ऑफ प्रोडक्शन या दिस क्वांटिटी माइनस टोटल रेवेन्यू प्रिसीडिंग दैट क्वांटिटी, यानी कि टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए। दूसरी फार्मूला जो है वो है चेंज इन टोटल रेवेन्यू, change in TR divided by change in the quantity। ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जब जो क्वांटिटी ज़ीरो होगी तो वहाँ पे हम नहीं निकाल सकते कोई भी वैल्यू इसका, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अब 1 जो है वो क्वांटिटी हमारी है। तो अब आप देख सकते हैं कि एट 1 यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी प्राइस तो 10 रुपीज़ है, टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, वो 10 बनेगा। इससे पहले रेवेन्यू कितना था एट ज़ीरो क्वांटिटी, वो 0 था, तो 10 माइनस 0 कितना हो गया, दैट इज अगेन इक्वल टू 10। तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट यूनिट इट इज व्हाट, इट इज 10। यस, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में ये बात आप याद रखिए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने से उस प्रोडक्ट की वजह से कितना अमाउंट हमें हासिल होगा उसको हम कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी एक पर्टिकुलर पीस ऑफ यानी कि प्रोडक्ट बेचने से उस प्रोडक्ट की वजह से, उस यूनिट की वजह से जो हमें रेवेन्यू मिलेगा उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। अभी आपने पहला यूनिट बेचा, तो जब आपने पहला यूनिट जो है सेल किया तो उसकी वजह से आपको 10 रुपीज़ जो है वो हासिल हो गए, तो ये आपका बनेगा क्या, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा। अब आप दूसरा यूनिट बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको 20 रुपीज़ हासिल हो गए इन टोटल, लेकिन इस दूसरे यूनिट की वजह से आपको कितना मिला, 10 रुपीज़ आपको मिले। तो दैट मीन्स कि मार्जिनल रेवेन्यू फॉर सेकेंड यूनिट विल बी 10 रुपीज़। अब ये इसको हम फार्मूला के जरिए से भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पहली फार्मूला यूज करेंगे कि टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, तो टोटल रेवेन्यू n जो यहाँ पे है वो है 2, यानी कि सेकेंड यूनिट पे टोटल रेवेन्यू कितना बनता है, वो 20 रुपीज़ बनता है, और इससे पहले वाले यूनिट पे टोटल रेवेन्यू हमारा कितना बनता है, दैट इज 10। तो 20 माइनस 10 कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू अगेन 10। सो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब वो जो राइट वाली फार्मूला हमारी है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, उससे भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल चेंज इन टोटल रेवेन्यू कितना है, पहले 10 था, अब ये 20 पे आ गया, तो 10 यूनिट इसमें चेंज है। और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है, पहले 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट पे अब हम जो है 2 यूनिट्स बन गया क्वांटिटी के, तो 1 यूनिट उसमें भी तब्दीली हम देख रहे हैं, तो इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय 1, तो अगेन इट इज ऑब्वियसली इट विल बी इक्वल टू 10। तो इसी तरीके से किसी भी लेवल पे हमने देखना होगा टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो उसका वैल्यू निकलेगा। अब देखिए इसकी कर्व कैसी बनेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट इज एग्जैक्टली द सेम जैसे कि एवरेज रेवेन्यू की कर्व है, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यूज जो निकलते हैं वो 10 यूनिट्स के हैं, 10 रुपीज़ के हैं हर यूनिट के लिए, तो वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू भी 10 रुपीज़ निकलता था हर यूनिट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी कर्व है मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व, वो अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इसका जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू 0 ओवर हियर। सो द पॉइंट हियर इज कि जो फॉर एग्जांपल इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारा जो हमने तीनों यहाँ पे लाइन्स लाई हैं, एक है हमारा टोटल रेवेन्यू का जो ग्राफ है, फिर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व्स है लाइन्स है उनको भी हमने यहाँ पे लाया है। तो अब आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू ऊपर को जा रही है जो हमने पहले ही देखा, और एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू है जो है वो ओवरलैप कर रही है। ये तो दिखती है एक ही लाइन, बट दीज आर एक्चुअली 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट्स। ओके, तो ये एवरेज रेवेन्यू भी बन गई हमारी, ये मार्जिनल रेवेन्यू भी हमारी जो बनती है इन केस अगर हमारा प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं 2 कर्व्स, ओके, वो सुपर इम्पोज है, एक ही जगह से निकल रही है, दिखती तो एक ही कर्व है यहाँ से, तो इसका आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं
जो हमारा कंसेप्ट है परफेक्ट कंपटीशन का, वहाँ पे आप इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ से ही आप याद रखिए, क्योंकि कल आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम देखने जा रहे हैं रेवेन्यू कंसेप्ट्स, लेकिन जहाँ पे हमारा प्राइस यूनिफॉर्म नहीं रहता है, बल्कि प्राइस जो है वो चेंज होता है। जैसे कि हम देखते हैं इन केस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, वहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, तो समथिंग लाइक दैट। तो इस सूरत में अब क्या होगा, तो अब आप यहाँ पे वो एग्जांपल याद कीजिए जो हमने पहले डिस्कस की थी। तो 20 है प्राइस, 0 है क्वांटिटी, 18 है प्राइस, 1 है क्वांटिटी, 16 है प्राइस, 2 है क्वांटिटी, 14 है प्राइस, 3 है क्वांटिटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप ये देख सकते हैं। और टोटल रेवेन्यू राइट साइड में आएगा, तो हमने मल्टीप्लाई करना होगा एट ईच लेवल प्राइस इनटू रेवेन्यू। तो वहाँ से हमारा जो प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वहाँ पे हमारा जो आएगा वो है टोटल रेवेन्यू। नाउ दिस इज इन केस वायर प्राइसेस डू नॉट स्टे यूनिफॉर्म, जहाँ पे प्राइसेस हमारे चेंज हो रहे हैं। तो अब इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे याद रखनी है वो है कि इसका ग्राफ कैसा दिखेगा। तो आपके सामने ये ग्राफ है, तो अगर आप खुद घर में प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ पेपर पे उन वैल्यूज को डालेंगे, तो एक जो यू शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप्ड एक कर्व आपकी बनेगी, जो होगी आपकी टोटल रेवेन्यू कर्व इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ चेंजिंग प्राइसेस, जब प्राइसेस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब आप ऐसी कर्व देखते हैं तो वो यूजुअली हम कंप्लीट राइट साइड तक नहीं जाते हैं, यहाँ पर प्राइस 0 होता है, उससे पहले ही हम रुकते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हम इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें हम पूरा जो है 0 प्राइस, ऑब्वियसली कोई प्रोड्यूसर रखेगा ही नहीं 0 प्राइस, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है 0 प्राइस रखने में। यहाँ पे हमने थ्योरेटिकली दिखाया कि थ्योरेटिकली ये कैसा होगा, लेकिन इससे पहले ही एक प्रोड्यूसर जो है वो रुकेगा, इसलिए जो कर्व बनेगी वो कंप्लीटली नीचे नहीं जाएगी, बल्कि पहले ऊपर को जाएगी, एक क्लाइमैक्स पे पहुंचेगी और फिर थोड़ा नीचे को जाएगी। यूजुअली इस तरीके से हम टोटल रेवेन्यू कर्व देखते हैं बुक्स में, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट जब 5th यूनिट पे आप पहुंचते हैं, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम पे चला जाता है। तो अगर आप वापस जाएंगे, जो हमारा टेबल है जहाँ पे हम अभी दिखा रहे थे वैल्यूज ऑफ टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू का वैल्यू कितना है, वो 50 आ रहा है एट द 5th यूनिट ऑफ जो हमारा आउटपुट है। ओके, तो दिस इज अबाउट टोटल रेवेन्यू इन केस ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। अब अगर हम ये देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू हमारा कैसा बनेगा, तो दिस इज how we get the average revenue, total revenue minus output, तो वो हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ऑब्वियसली अब डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले फॉर एग्जांपल पहला यूनिट जब हम बेच रहे हैं, तो जो प्राइस है वो 18 रुपीज़ है, तो टोटल रेवेन्यू हमें मिलता है 18 रुपीज़ का। सो वी हैव 18 डिवाइडेड बाई 1 हमारा आउटपुट है, 1 हमारा क्वांटिटी है जो हम बेच रहे हैं, जो एक प्रोड्यूसर बेच रहा है। तो टोटल रेवेन्यू हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना बनेगा, वो 18 बनेगा। अब नेक्स्ट जब यूनिट बेचा जाता है, तो ये 16 रुपीज़ पे बेचा जाता है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि दो यूनिट्स जब बेचे जाते हैं, 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 32 हो गया। अब 32 को किस चीज़ से हमने डिवाइड करना है एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए, आउटपुट से या जो यूनिट्स हम बेच रहे हैं उनसे डिवाइड करना होगा। सो इट विल बी 32, यानी टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आउटपुट या क्वांटिटी, तो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू बनता है दैट इज 16। तो अब आप यहां पे भी देख सकते हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू और हमारा प्राइस जो है दैट इज द सेम इन दिस केस। एवरेज रेवेन्यू और हमारा जो प्राइस है दैट विल बी द सेम, क्योंकि उसी प्राइस के अगेंस्ट हम डिफरेंट क्वांटिटीज बेच रहे हैं और वहाँ से टोटल रेवेन्यू सामने आ जाता है, और उस टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं उन्हीं अमाउंट से, उसी क्वांटिटी से, तो जाहिर सी बात है हम वापस आ जाएंगे अपने प्राइस पे। तो यहाँ पे प्राइस और फिर जो एवरेज रेवेन्यू है वो सेम होगा इवन इन दिस केस, लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे जो है वो ये है कि हमारा जो
टोटल रेवेन्यू अभी था वो भी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था इससे पहले जो हमने देखा। यहाँ पे अभी जो डिक्रीज जो हम देख रहे हैं कि जो नेचर ऑफ एवरेज रेवेन्यू है वो ये है कि ये भी डिक्रीज हो रहा है लाइक द प्राइस। तो प्राइस की तरह यह भी डिक्रीज हो रहा है। और जब हम इसका ग्राफ अब बनाएंगे तो वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग एक लाइन होगी। वहाँ पे जब कॉन्स्टेंट प्राइसेस हमने देखे थे तो वहाँ पे हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी, लेकिन दिस इज नॉट द सेम राइट हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है हमारा जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और ये जीरो तक जा सकती है, थ्योरेटिकली जीरो तक ये जा सकती है। सो इट विल बी लाइक दिस। तो डिफरेंट क्वांटिटीज़ पे जो हमारी डिमांड कर्व यूजुअली होती है इट विल बी द सेम, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली शोइंग अस द प्राइसेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस आउटपुट या क्वांटिटी दैट इज सोल्ड इन द मार्केट। लेकिन यहाँ पे हम इसको एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। सो बी केयरफुल अबाउट दिस के एवरेज रेवेन्यू ही हमारी यहाँ पे डिमांड कर्व बनती है, क्योंकि आगे जाके हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे जब हम डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जो है वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और फाइनल हमारा बनता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू आप कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1, या फिर दूसरी फार्मूला जो हमने अभी डिस्कस की। तो अब यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हमारा आ रहा है। पहले टोटल रेवेन्यू कितना है, पहले 18, उससे बाद में क्या है, पहले 0 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 42 है, फिर 48 है। अब हमने किसी भी पॉइंट पे मार्जिनल रेवेन्यू जानने के लिए हमने देखना होगा कि टोटल रेवेन्यू उधर कितना है और उससे पहले टोटल रेवेन्यू कितना था। फॉर एग्जांपल अगर हम जब हम पहला यूनिट जो है वो उसके लिए अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू देखना चाहेंगे तो वहाँ पे टोटल रेवेन्यू कितना है, वो 18 है, उससे पहले कितना है, वो 0 है। दैट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 0 from 18, that will be equal to 18। इसके बाद अब क्या हो रहा है, इसके बाद अब 32 हमारा बन रहा है टोटल रेवेन्यू। और अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे यानी सेकंड यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू चेक करना चाहेंगे तो वी हैव टोटल रेवेन्यू इज 32, और इससे पहले जो टोटल रेवेन्यू था वो कितना था, वो है 18। तो 32 माइनस 18 कितना वैल्यू बन रहा है, इट इज इक्वल टू 14। अब पहले कितना था मार्जिनल रेवेन्यू, वो 18 था, अब कितना बन रहा है, अब जो है वो 14 बन रहा है। इसी तरह आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा 10 बन रहा है, फिर 6 बन रहा है, और फिर 2 बन रहा है, और फाइनली हम माइनस पे आ जाते हैं। तो दिस इज समथिंग यूनिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक जो भी हमने जो कर्व्स या वैल्यूज जो डिस्कस किए वहाँ पे कहीं पे भी हमें माइनस वैल्यू नहीं दिखा, लेकिन यहाँ पे अब हम माइनस वैल्यू को देख रहे हैं। एवरेज रेवेन्यू में हमने 0 वैल्यू तो देखा, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू में हम माइनस वैल्यू भी देख रहे हैं, और ये माइनस वैल्यू बढ़ रहा है। 2, फिर -6, फिर -10, और फिर -14 और -18। जिस तरीके का पॉजिटिव वैल्यू हम वहाँ पे देख रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पे उनके काउंटर पार्ट्स हम देख रहे हैं माइनस वैल्यूज। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे याद रखनी है कि जो ग्राफ इसका बनता है वो इस तरीके का ग्राफ होगा, यानी कि जो हमारी वाई एक्सीज है ये पॉजिटिव साइड पे भी इसके वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव साइड पे भी इसके वैल्यूज़ हैं। आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, आप जब अराउंड फिफ्थ यूनिट से आगे जा रहे हैं तो आपका वैल्यू जो है 5th और 6th यूनिट के दरमियान 0 हो रहा है, उसके बाद जो है वो नेगेटिव में वैल्यूज़ जा रहे हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो ग्राफ है आपका 5th वैल्यू पे आपका जो 5th यूनिट पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू कितना है, 2 है, 6th पे कितना है, -2 है। तो 5th और 6th के दरमियान हम कह सकते हैं कि कोई पॉइंट है जहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है थ्योरेटिकली वो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो हमारे वैल्यूज़ हैं मार्जिनल रेवेन्यू के वो नेगेटिव हमारे वैल्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर यानी कि अमाउंट जब हम बेचते हैं जो जिसका मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इससे हमें नेट फ़ायदा मिलता है या नेट अमाउंट जो मिलता है वो एक्चुअली नेगेटिव है, वो एक्चुअली वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि उसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। अब हम इन दो लाइन्स को मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को एक साथ यहाँ पे लाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कर्व्स कैसी दिखती है, कैसी बनती है। तो
जो हमारी एवरेज रेवेन्यू होती है, यहाँ पे जो येलो लाइंस वाली जो कर्व हमारी है वो है एवरेज रेवेन्यू की, और ये जो पर्पल वाली कर्व है, लाइन है, ये मार्जिनल रेवेन्यू की कर्व है। तो जो ऊपर वाली कर्व है ये है एवरेज रेवेन्यू की, और जो नीचे से गुजर रही है कर्व ये हमारी जो हमारी मार्जिनल कर्व है ये वो है। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो जब टोटल रेवेन्यू क्लाइमैक्स को पहुँचता है, सबसे टॉप पे पहुँचता है, तो उसके इर्द गिर्द ही हमारे मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू ज़ीरो चला जाता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आप ग्राफ में अगर आप टेबल में वापस चले जाएंगे जहाँ पे डेटा दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू जब 50 हो रहा था तो 5th यूनिट पे तो हमारा आप देख सकते हैं, यू कैन गो बैक, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए तो टोटल रेवेन्यू कितना है 5th यूनिट पे, वो 50 है, और मार्जिनल रेवेन्यू कितना है वो 2 है, और फिर इसके बाद जो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू जो है वो 0 पे जा रहा है जस्ट आफ्टर द टोटल रेवेन्यू रीचेस इट्स क्लाइमैक्स द हाईएस्ट पॉइंट। तो इसको अगर हम ग्राफ में दिखाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे टोटल रेवेन्यू का वैल्यू क्लाइमैक्स पे पहुँचता है वहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू उसके नज़दीक ही 0 में चला जाता है, और जब टोटल रेवेन्यू का वैल्यू अभी फॉल हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है, टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हैं, तो मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू अब नेगेटिव में चला जा रहा है। तो इस चीज़ को इस ग्राफ के ज़रिए से भी आप देख सकते हैं। इट इज़ बिगर ग्राफ। यहाँ पे हमने तीनों कर्व्स को इकट्ठे लाया है। तो जो हमारी ब्लू वाली कर्व है वो है टोटल रेवेन्यू की, रेड वाली कर्व जो है वो है एवरेज के लिए, और जो ग्रे वाली है ये है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे टॉप पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू पहुंचता है, उसी के इर्द गिर्द जो हमारी नीचे जब हम देखते हैं उस लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर हम देखेंगे, सेल्स पे देखेंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो 0 को टच कर रहा है, और उसके बाद अब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, वो माइनस में चला जा रहा है, इसलिए हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो नीचे आ रहा है, उसका वैल्यू अब धीरे धीरे जो है वो कम होता जा रहा है, ये क्लाइमैक्स से अब फॉल कर रहा है। तो दिस वाज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसके बारे में समझी यहाँ पे, पर्टिकुलरली कंसेप्ट क्या है रेवेन्यू का, और फिर इसके कौन से डिफरेंट टाइप्स है, पर्टिकुलरली जब हम टोटल, एवरेज और मार्जिनल की बात करते हैं तो हमने ये भी देखना होता है कि प्राइसेस कांस्टेंट है या प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं एज यू इंक्रीज़ द आउटपुट या सेल्स। जब आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो प्राइसेस का क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों का हमने ख्याल रखना होता है। इन केस ऑफ कांस्टेंट प्राइस हम ये देखते हैं कि हमारा जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो स्ट्रेट जा रहा है, ऊपर को स्लोप यूनिफॉर्म रहता है। मार्जिनल और एवरेज कर्व जो है वो हॉरिजेंटल है, स्ट्रेट लाइन इज अगेन। और जो इन केस ऑफ अब चेंजिंग प्राइसेस, जब प्राइस कम हो रहा है विद द क्वांटिटी, तो वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वो पहले इंक्रीज़ हो रहा है, क्लाइमैक्स को पहुँचता है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, और हमारा एवरेज रेवेन्यू वो नीचे जा रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन के ज़रिए से नीचे जा रहा है। और मार्जिनल रेवेन्यू भी एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो जहाँ पे हमारा टोटल रेवेन्यू क्लाइमैक्स को पहुँचता है, टॉप पे पहुँचता है, उसका हाईएस्ट वैल्यू हो जाता है, तो उसके अराउंड ही हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका वैल्यू 0 में चला जाता है, वो 0 पहुँचता है। और जब टोटल रेवेन्यू फॉल कर रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव में चला जाता है। तो दिस वाज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।